डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं। किताबें पढ़ना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कई बार मन में यह सवाल भी होता है कि कौन सी किताब पढ़ें, कब पढ़ें और क्यों पढ़ें। मेरे वीडियो देखने के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा और आपको अधिक किताबें पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में आनंद आएगा। दोस्तों, नॉलेज ऑफ प्लेटफॉर्म इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भीमराव रामजी आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय दलित बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित समाज बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आम्बडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आम्बेडकर के आम्बडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई, अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। राजनीतिक जीवन। आम्बेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे।
दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आम्बेडकर बंबई अब मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर आम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। आम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी वर्ष आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आम्बेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान आम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। आम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद आम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही ये तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने किया, तो वे काफी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट धलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने 1 दशक तक भारतीय राजनीति को रोका। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे, और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते? उन्होंने चेताया कि 2 देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा।
विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई यह भविष्यवाणी सही थी। What Congress and गांधी have done to the untouchables। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इस किताब के साथ आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वह बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। आम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में आम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी जीती। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक आम्बेडकर की निर्वाण मृत्यु हो गया था। आम्बेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था, और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, पी.टी. बोरले, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, डी.ए. रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अतिशूद्र अछूत शूद्रों से अलग है। 1948 में हु वेयर द शूद्रास की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत छुआछूत के मूल पर एक शोध में आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा। हिंदू सभ्यता, जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है, और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया, जिसे एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। आम्बेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा, बहुविवाह और रखेल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय है, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए, पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं, और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नर्म शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अफजल वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नातियों का अक्षरश अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है।
उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। आम्बेडकर ने सतारा नगर में रागवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिकी जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन। 1913 में आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर M.A परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। आम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए।